हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में दिए गए एक्सरसाइज को भी समझेंगे। मोटो ऑफ दिस चैनल आर क्विक एंड फास्ट लर्निंग, सिंपल वे एक्सप्लेनेशन विथ डीप कंसेप्ट, गिविंग टिप्स टू स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स एंड प्रोवाइडिंग फाइनल नोट्स फॉर ईच चैप्टर। सबसे पहले जल्दी से हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो टोटल चैप्टर वो 5 है। पहला है डेवलपमेंट, दूसरा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तीसरा मनी एंड क्रेडिट, एंड फोर्थ वन इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एंड फिफ्थ दैट इज लास्ट इज कंज्यूमर राइट्स। चलिए अब हम लोग चैप्टर 1 को खोलते हैं। चैप्टर 1 में हम लोग को डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। डेवलपमेंट को हम लोग जानते हैं, प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो प्री हिस्टोरिक टाइम, स्टोन एज से लेकर आज तक का सफ़र जो रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है और ये डेवलपमेंट काफ़ी ही ग्रेजुअल, धीमी गति से रहा है। आज जो भी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरा में अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हुआ है, एक मंथ में नहीं हुआ है, इसमें 1000 to 1000 ईयर लगे हैं। चाहे वो डेवलपमेंट फूड का हो, शेल्टर का हो, लैंग्वेज का हो, या ह्यूमन का लिविंग स्टाइल का हो, यूनिफॉर्म का हो, कल्चर का हो, मल्टी डायमेंशनली जो डेवलपमेंट हुआ है ये काफ़ी ग्रेजुअल रहा है। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि सही डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, बैलेंस डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। क्या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना ही सही डेवलपमेंट है, या फिर साइंटिफिक लेवल के डेवलपमेंट ही सही डेवलपमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट की रफ्तार में हम मानव आज इस डेवलपमेंट के साथ दूसरी ओर इस धरती को भी काफ़ी क्षति पहुंचा चुके हैं। चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, लैंड डिग्रेडेशन हो, या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड अदर फैक्टर्स हो, इसी का कारण है कि पूरे ग्लोब पर इसका एडवर्स इफेक्ट हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रूप में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इतने हायर डेवलपमेंट के बावजूद भी पॉवर्टी, हंगर, मेल न्यूट्रिशन स्टिल प्रिवेलिंग ओवर द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर 1 का जो सेंट्रल आइडिया और जो थीम है, जो क्रक्स है, इसमें हम लोग को ये समझना है कि एक किसी भी कंट्री को बैलेंस डेवलप्ड कंट्री कब बोलेंगे। जो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावे वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को भी ध्यान में रखते हुए वहाँ पब्लिक सर्विस का डेवलपमेंट किया गया हो, हेल्थ एंड हाइजीन को कंसीडर किया गया हो, मेल न्यूट्रिशन को कंसीडर किया गया हो, वहाँ पे प्रोस्पेरिटी हो, पीस हो, हैप्पीनेस हो, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा गया हो, जहाँ पे पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो पब्लिक का, तो फिर इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म हम लोग दे सकते हैं। इस पेज में एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा गया है, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। अलग अलग पर्सन का डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है। किसी एक पर्सन का डेवलपमेंट गोल किसी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर एक किसान का जो डेवलपमेंट गोल है, उसके पास ट्रैक्टर हो, सीड्स एंड फर्टिलाइजर चिप लेवल पर अवेलेबल हो, सिंचाई का सुविधा हो, और जो भी क्रॉप प्रोडक्शन जो हुआ है उसको सेलिंग प्राइस एक अच्छा सा मिले, एक अच्छा मार्केट हो। वहीं दूसरी ओर अगर शहर के लोगों के लिए डेवलपमेंट जो गोल है, वो उनके अगल बगल एक मॉर्निंग वॉक के लिए एक पार्क हो अच्छा सा, और मॉल हो, हाई स्पीड इंटरनेट हो, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी हो। तो दोनों वेरी करता है एक डेवलपमेंट गोल। यहाँ देखिए दो कैटेगरी को लिया गया है एज ए एग्जांपल। एक जो है लेबर्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, गांव के लेबर्स हैं, और दूसरे तरफ जो है प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, धनी मनी जो किसान हैं उनका कैटेगरी। तो जो लेबर्स हैं, जो गरीब लेबर्स हैं गांव के, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें ज़्यादा वर्क चाहिए, हर दिन कहीं काम मिल जाए और अच्छा मजदूरी मिल जाए, बच्चों को पढ़ने के लिए उनके गांव में स्कूल हो, और अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन मिले बच्चों को, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी में ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, इकोनॉमी, ईटीसी। वही जो प्रोस्पेरस फार्मर जो पंजाब के हैं, उन्हें फैमिली इनकम ज़्यादा चाहिए, और एमएसपी जो है, जो क्रॉप हो, प्रोडक्शन जो क्रॉप का हुआ है उस अच्छा प्राइस पर वो सेल हो, और लेबर जो उन्हें मिले खेती के लिए वो मेहनती हों, सस्ते हों, उनके फैमिली के बच्चे विदेश में बस जाएं। नीचे भी कुछ कैटेगरी दिए गए हैं और कॉलम दिए गए हैं जो आपको फिल करना है। जैसे एक किसान जो है वो रेन पे डिपेंड है, तो उनके लिए क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के रूप में? तो उन्हें नहर चाहिए, बोरवेल चाहिए, डिप इरिगेशन सिस्टम चाहिए। वैसे ही आगे के भी कुछ कैटेगरी दिए गए हैं, वो आप लोग एज ए होमवर्क के रूप में फिल कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है।
देखिए, डेवलपमेंटल वर्क भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग कैटेगरी से मेंटेन किया जाता है। जैसे कि अगर इंडिविजुअल लेवल पर हमें चाहिए तो फूड, क्लॉथ, हाउस, हेल्थ, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, टीवी, सेलफोन, लैपटॉप, बाइक, कार, ईटीसी। वही अगर सोसाइटी लेवल पर देखें तो स्कूल, पार्क, ड्रेनेज, हेल्थ केयर, एटीएम, मार्केट, शॉप, मॉल, ईटीसी। स्टेट लेवल का जो डेवलपमेंट है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना है, जैसे एयरपोर्ट, हाईवे या सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना, एडवांस मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करना। वही अगर नेशनल लेवल पर देखें तो दे आर इंटाइटल टू स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम, स्पेस एंड सैटेलाइट, सेंट्रल प्लान पॉलिसी जो कि फेवरेबल हो ऑल काइंड ऑफ पीपल नेशन वाइड, फॉरेन अफेयर रिलेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, एंड फाइनली ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट जहां सारे कंट्री, सारे नेशंस मिल करके डेवलपमेंट का काम करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, यूनाइटेड नेशन 2030 17th गोल एजेंडा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 2015 में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका थीम था पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर पीपल एंड प्लेनेट, जिसमें प्लेनेट को यानी कि अर्थ को कंसीडर किया गया है और प्रोस्पेरिटी के साथ साथ पीस को ध्यान में रखते हुए 17 गोल्स यानी 17 गोल्स को फिक्स किया गया है, जिसमें पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसी तरह से 17 हैं, आप लोग गूगल में देख लीजिएगा ये 17 लिस्ट क्या क्या हैं। यूनाइटेड नेशंस के अलावे भी काफ़ी सारे रीजनल और ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक WHO, यूनिसेफ, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, सार्केसियान, जो कि ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि डिफरेंट पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए कन्फ्लिक्टिंग भी हो, डेवलपमेंट ना हो, उनके लिए नुकसानदेह भी हो। उसी का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर इस पेज में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है, जो कि नर्मदा रिवर पर एक सरदार सरोवर डैम का हाइट बढ़ाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, मीटिंग चल रहा है। डैम का हाइट बढ़ाने से वहाँ के लोकल लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। डैम का हाइट बढ़ाने से वहाँ का लार्ज एरिया पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, जिसके चलते वहाँ का प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सभी प्रभावित होंगे, फ्लड सिचुएशन बना रहेगा, इकोलॉजिकल डैमेज आएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा, सॉइल इरोजन होगा। और फ्लड सिचुएशन के चलते वहाँ एक लार्ज एरिया जो पानी के अंदर सबमर्ज हो रहा है, जिसके चलते वहाँ का लोकल लोग वहाँ रह नहीं सकते, उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा, मूव होना पड़ेगा, रीसेटलमेंट करवाना पड़ेगा, कहीं पर माइग्रेट होना पड़ेगा, जिसके चलते वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल से हम लोग ये समझे कि कैसे एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आइए इस पेज में हम लोग दो एग्जाम्पल और समझते हैं। इस इमेज में देख सकते हैं आप कि पीछे एक अपार्टमेंट है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे काफ़ी सारे झुग्गी झोपड़ी में लोग बसे हुए हैं। तो ये पिक्चर एक डिपिक्ट कर रहा है, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के बाद भी नीचे के झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें किसी तरह का बेनिफिट नहीं है इस इंफ्रास्ट्रक्चर से, यहाँ तक कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगा, अनइक्वालिटी सिचुएशन आएगा। वही दूसरे एग्जाम्पल में आपको ये समझाया गया है कि किस तरह से एक मल्टीनेशनल कंपनी अफ्रीका के एक आइवरी कोस्ट पर कुछ टॉक्सिक लिक्विड ओपन एयर में डंप कर देते हैं, जिसके जिसके चलते वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उनमें कुछ डिजीज़ का सिम्टम्स आ जाता है, नौसिया, स्किन रैसेस एंड डायरिया जैसा प्रॉब्लम होने लगता है, कुछ की डेथ भी हो जाती है, कुछ हॉस्पिटलाइज हैं एंड काफ़ी लोग अफेक्टेड हैं। तो यहाँ से भी हम लोग जान सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी तो अपना बेनिफिट क्रिएट कर लिया, अपना डेवलपमेंट का काम कर रहा है, लेकिन वही दूसरे लोग जो हैं वो किस तरह से डेवलपमेंट नहीं है, क्षतिग्रस्त हैं। तो ये बैलेंस्ड डेवलपमेंट इसको हम नहीं बोल सकते हैं। इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स ये सारे हमें कवर करने हैं, इसमें से कुछ हम लोग कर चुके हैं और कुछ अभी तुरंत हम लोग करने वाले हैं। ये चैप्टर 1 जो पूरे 17 पेज का है, मेन टॉपिक बस इतना ही है। जैसे व्हाट इज़ डेवलपमेंट ये हम लोग जान चुके हैं, कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट हम लोग अभी तुरंत जानेंगे, कंपैरिजन विथ अदर कंट्रीज एंड स्टेट, हम लोग दो कंट्री को कंपेयर करेंगे कि कौन बेटर डेवलप्ड है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया और क्या क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स जानेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट समझेंगे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हम लोग जान चुके हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स एंड कीवर्ड हैं जिन्हें कंसेप्चुअली समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो वन बाय वन हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड नेट अटेंडेंस रेशियो।
इसको डिटेल से हम लोग वन बाय वन समझेंगे। देखिए, ये पूरा जो आपका चैप्टर है वो टोटल 15 पेज में कवर है। एग्ज़ाम के प्रेशर टाइम में पूरा बुक लाइन बाय लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही पूरा वीडियो देखना फिर से पॉसिबल है। इसके लिए मैं एक अच्छा सा समरी नोट्स बना करके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया हूँ, जो कि ओनली 4 पेजेस में कवर है। आप लोग इसे वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नोट्स टोटल 4 पेजेस के PDF फॉर्मेट में है। अगर इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। देखिए, नोट्स बनाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर काफ़ी रहता है और समय भी कम रहता है, तो नोट्स के ज़रिए आप इसको किसी भी टॉपिक को रिवीजन जो कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं कम्प्लीटली, और फास्ट अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। और जितने सारे चैप्टर रिलेटेड कीवर्ड एंड टर्म्स हैं वो एट अ वन प्लेस रहते हैं, तो जिससे आप उसका यूटिलाइज़ करके आंसर राइटिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है कि नोट्स मेकिंग में टाइम लगता है, क्योंकि बार बार उसको रिपीटेडली चैप्टर को पढ़ करके उसका सेंट्रल आइडिया को निकाल के उसका क्रक्स पार्ट को हम लोग को लिखना पड़ता है। तो चलिए, एक काम मैं कर दिया हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स बुक को पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो फास्टली स्पीडली जल्दी से हम लोग क्लास 9th का भी कुछ चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। इसमें टोटल 4 चैप्टर थे। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 9th का रिवीजन हम लोग इसलिए करेंगे कि इससे एक डेप्थ कंसेप्ट बनेगा और इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो कीवर्ड एंड टर्म्स हैं उसका यूज़ करके आंसर राइटिंग में आप हायर टू हायर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बैक अपने टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है, PCI क्या होता है। पर कैपिटा मीन्स किसी एक पर्सन का एवरेज इनकम। मान लीजिए कि किसी एरिया या लोकेलिटी में 100 पीपल हैं एंड 100 पीपल के जो ईयरली इनकम है वो अलग अलग हैं। किसी के 20,000, किसी के 30,000, 40,000, 50,000, किसी के 5 lakhs एंड किसी के 10 lakhs। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी इनकम को ऐड कर लिए, 100 पीपल हैं तो 100 के टोटल इनकम को ऐड कर लिए और फिर उससे 100 से डिवाइड कर दिए, तो फिर वहाँ एक व्यक्ति का एवरेज इनकम निकल गया। उसी को PCI बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम किसी डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, या फिर किसी कंट्री का हो सकता है, या फिर पूरे वर्ल्ड का हो सकता है। इस ग्राफ में इंडिया का पर कैपिटा इनकम दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ईयर 2011 में ये लगभग 63,000 है, वही जा कर के 2018 में 1,25,000 हो चुका है, यानी कि 7 ईयर में लगभग डबल हो चुका है पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया। अब लिटरेसी रेट क्या है? परसेंटेज ऑफ द पीपल हु कैन रीड और राइट ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी भी रीजन एरिया में कितने लोग हैं जो पढ़ और लिख सकते हैं। यहाँ डिग्री से मतलब नहीं है कि कितने ग्रेजुएट हैं, कितने MBA हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सिर्फ लिख और पढ़ सकते हैं, तो वो है लिटरेसी रेट। इंडिया का मैप को देखिए, यहाँ जो डार्कर कलर से कलर किया हुआ जो स्टेट है वो हायर लिटरेसी रेट को इंडिकेट कर रहा है, जैसे केरला हुआ, मिजोरम हुआ ऊपर में, और केरला के बगल में देखिए एक राउंड से डार्कर कलर से किया गया है जो लक्षद्वीप का आइलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, लक्षद्वीप का आप लोग कमेंट सेक्शन में कैपिटल क्या है वो हमें कमेंट कीजिएगा। अब चलिए, वर्ल्ड मैप को देखिए, जो डार्कर कलर है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रसिया, चाइना या फिर यूरोपियन कंट्री, ये सब हायर लिटरेसी रेट जोन है। वही इधर आ जाइए तो आपका अमेरिका है, USA और कनाडा, ये सब है, ये भी हायर है। देखिए, अफ्रीका कंटिनेंट में एक वाइट पार्ट है, वो कौन सा कंट्री है वो आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, क्योंकि वहाँ देखिए सबसे लो लिटरेसी रेट का स्टेट है अफ्रीकन कंटिनेंट में। चलिए, अब आगे चलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब जन्म से लेकर के 1 साल के बीच में कितने बच्चों की डेथ हो गई, और ये पर 1000 लाइव बर्थ में कंसीडर किया जाता है, 100 में नहीं। 1000 में कितने बच्चों की डेथ हो गई, यानी कि आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि फर्स्ट बर्थडे के अंदर कितने बच्चों की डेथ हुई है। वही जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, 1 साल से 5 साल के बीच में पर 1000 ये भी कंसीडर होता है, 1 साल से 5 साल के बीच में कितने बच्चों की डेथ हो गई। तो इंडिया का जो ये डेटा है वो है 27 पर 1000 बर्थ, एंड USA का 5 है, जापान का 1 से 2 के बीच में रहता है, वही सेंट्रल अफ्रीका, सोमालिया और नाइजीरिया जैसे जो अफ्रीकन कंट्री है उनकी 72 है। तो आप बता सकते हैं कि किसी भी कंट्री का इससे हेल्थ सिस्टम का पता चलता है कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है। तो ऑफ कोर्स नाइजीरिया, सोमालिया का बहुत ही ख़राब है और जापान का काफ़ी अच्छा है।
अटेंडेंस रेशियो या नेट अटेंडेंस रेट, ये 6 से 10 ईयर एज ग्रुप के स्कूल चिल्ड्रन हैं जो प्राइमरी स्कूल डेली जाते हैं। ये 100 में कंसीडर किया जाता है परसेंटेज में। इससे किसी भी कंट्री का एजुकेशनल स्टेटस को कंसीडर किया जा सकता है। तो इंडिया का जो ये फिगर है वो 73 से 74 के बीच में है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1/4 जो स्टूडेंट हैं, 1/4 स्टूडेंट हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, प्राइमरी स्कूल अटेंड नहीं करते हैं। और ये वेरी भी करता है, जेंडर डिस्पैरिटी हो सकता है, जैसा कि मेल चिल्ड्रन ज़्यादा जाते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल चिल्ड्रन। अर्बन रूरल का गैप हो सकता है, गैप रहता है, जैसे कि शहर के लोग ज़्यादा जाते हैं इन कंपैरिजन टू रूरल चिल्ड्रन। ग्रॉस इनरोलमेंट भी इसी से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि 1 ईयर में कितने स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल में एडमिशन लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द नंबर ऑफ ईयर्स पर्सन कैन एक्सपेक्टेड टू लिव। किसी भी कंट्री में वहाँ के जो एल्डरली पॉपुलेशन है, एल्डरली लोग हैं, वो कितने एज में उनकी डेथ होती है। तो ये भी एक एवरेज फिगर है। कोई 10 ईयर में भी किसी की डेथ हो जा रही है, कोई 95 से भी एबव वो जी रहे हैं, उनकी डेथ होती है एबव 95। तो ये एक एवरेजली फिगर ये भी कंसिडर किया जाता है। इंडिया को अगर देखा जाए तो आज के दिन में यहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो 70 ईयर्स है, और हिस्टोरिकली स्थिति काफ़ी ख़राब रहा है। जैसे 1950 में ओनली 35 ईयर्स था, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसके पहले क्या स्थिति रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि 1950 में ओनली 35 ईयर्स ही लोग जीते थे, सभी लोग जीते थे। ये एक एवरेज डेटा है, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहा होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहा होगा, यंग एज में भी लोग कुछ डिजीज़ के चलते काफ़ी डेथ हुआ होगा। तो बहुत सारा आज जो डिजीज़ है वो इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से। तो ये ओवरऑल किसी भी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड एंड अवेयर हैं रिगार्डिंग द हेल्थ एंड हाइजीन। किसी भी कंट्री का मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर कितना स्ट्रॉन्ग है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट का प्लान पॉलिसी हेल्थ रिलेटेड किस तरह से वहाँ पर है। तो ये सारे फैक्टर हैं किसी भी कंट्री का। यहाँ देख सकते हैं जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है। अब आइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को समझते हैं, जिसको शॉर्ट में HDI भी बोलते हैं, और यही ये पूरे चैप्टर का कोर टॉपिक है। इसको हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक टूल्स है जिससे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया एंड इंडिकेटर्स हैं। जैसे सिर्फ GDP एंड PCI जो कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है, सिर्फ इसके बेस्ड पे किसी भी कंट्री को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक नहीं दे सकते हैं। इसमें मल्टी डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि वहाँ का हेल्थ, वहाँ का एजुकेशन, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है कि नहीं, पीस एंड हैप्पीनेस है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है कि नहीं। तो ओवरऑल टोटल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इज़राइल एक कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा कंट्री है, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ का सब कुछ अच्छा है लेकिन पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है, जैसे कि वहाँ ऑलरेडी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा चलते रहता है, या फिर सीरिया के अंदर जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, वार स्प्रेडेड है। तो क्या इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप रैंक दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि पीस एंड हैप्पीनेस होना भी ज़रूरी है, वहाँ पे हार्मोनी एंड ब्रदरहुड होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या कंसीडर करेंगे? जैसे हेल्थ के लिए कंसीडर करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को चेक करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी देखेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी देखेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स को कंसीडर करेंगे, लिटरेसी रेट, एजुकेशन में अगर आते हैं तो लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेट, नेट इनरोलमेंट रेशियो, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो हैं वो कितने हैं, वहाँ का पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है कि नहीं है। तो ओवरऑल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का ये एजेंडा है। अब देखिए कि इसको, इस HDI रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एवरी ईयर रिपोर्ट को निकालता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एजेंसी है, जिसका एजेंडा गोल एम जो है वो हेल्पिंग द कंट्री टू एलिमिनेट पॉवर्टी विथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ये इनकरेज करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में है, USA में। चलिए अब हम लोग इस रिपोर्ट को देखते हैं। ये करेंट रिपोर्ट है, HDI रिपोर्ट, जो कि UNDP के द्वारा जारी किया गया है 2022 में। इंडिया का रैंक जो है इसमें 132 है, और हमारे इंडिया से बेहतर रैंक जो है हमारे नेबरिंग कंट्री के जो कुछ कंट्री हैं वे हैं बांग्लादेश, भूटान, मालदीव एंड श्रीलंका, और हमसे लोअर जो हैं हमारे नेबरिंग कंट्री में
वे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नेपाल। अगर वर्ल्ड टॉप 3 में देखें तो वे हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। एंड बॉटम में देखें, वर्ल्ड बॉटम में, तो वे अफ्रीकन कंट्री हैं जैसे कि नाइजर, चैड एंड साउथ सूडान। चलिए अब हम लोग कुछ अपने स्टेट के डेटा को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे 3 स्टेट लिया गया है, जैसे पंजाब, केरला एंड बिहार, और कुछ डेटा दिए गए हैं। एक्चुअली इस बुक के इस चैप्टर में जो डेटा दिया गया है वो काफ़ी पुराना है, हम लोग को कंसेप्ट समझना है, डेटा पर मत जाइएगा। तो पंजाब का जो पीसीआई है वो 60,746 है। वही केरला का जो पीसीआई है वो इन कंपैरिजन टू पंजाब कम है। लेकिन केरला का जो बाकी डेटा है, जैसे IMR, LR और NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये हायर है। और बिहार का सारा जो है वो लोअर है। तो हम बोल सकते हैं कि केरला का HDI यहाँ पे टॉप रहेगा इन कंपैरिजन टू पंजाब। और हम लोग सिर्फ पीसीआई को नहीं ले रहे हैं, पीसीआई केरला का कम है, लेकिन हम लोग को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ओवरऑल डायमेंशन से इसको अगर देखा जाए तो केरला टॉप पे है। देखिए एक टॉपिक बचा रह गया है, बॉडी मास इंडेक्स। ये भी एक तरह का हेल्थ इंडिकेटर है, जिससे कि एक हेल्दी पर्सन का स्टैंडर्ड हेल्दी वेट कितना होना चाहिए ये मेजर किया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि किसी भी पर्सन का जो वेट है उसके हाइट के स्क्वायर से उसको डिवाइड कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वही BMI होगा, बॉडी मास इंडेक्स। अगर रिजल्ट 18.5 से कम आया तो उसको अंडरवेट कंसीडर करेंगे, और 18.5 और 25 के बीच में अगर रिजल्ट आता है तो वो नॉर्मल पर्सन है, उसका वेट जो है वो नॉर्मल है। एंड 25 और 30 के बीच में है तो वो ओवर वेट है, और 30 से एबव है तो एक्सट्रीम ओवर वेट है। तो चलिए फाइनली अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सीधे आते हैं इसके लास्ट में दिए गए क्वेश्चन आंसर पर। देखिए इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई। तो पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। सेकेंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री हैज़ अ बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। तो देखिए अभी करेंट डेटा में बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों इंडिया से ऊपर हो गया है। ओनली नेपाल एंड पाकिस्तान हम लोग अभी देखें कि नीचे है। लेकिन ये जो डेटा बुक में दिया हुआ है उस समय को क्वेश्चन प्रिंट है, तो उस समय बांग्लादेश इंडिया से नीचे था, अभी जो है वो ऊपर हो चुका है। तो आंसर दोनों हो जाएगा, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। थर्ड क्वेश्चन है, एज्यूम कीजिए कि किसी कंट्री में 4 फैमिली रहते हैं, और जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है 4 फैमिली का वो 5000 है, और 3 फैमिली का जो इनकम है वो रिस्पेक्टिवली 4000, 7000 एंड 3000 है। तो फोर्थ फैमिली का आपको निकालना है इनकम। तो ये तो पूरा मैथमेटिक्स है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया क्या है किसी भी कंट्री का। फिफ्थ में है कि UNDP का क्राइटेरिया क्या है डेवलपमेंट निकालने के लिए। सिक्स है कि एवरेज यूज़ क्यों करते हैं। तो ये सारे आंसर आपके वीडियो में दिया हुआ है। और हाँ, नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए कि रिवाइज करने के लिए एग्ज़ाम के समय आपको आसानी से कम टाइम में सब कुछ कंप्लीट हो सके। चलिए 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पहला कि लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल कहाँ है, जो कि लिटरेसी रेट बताते समय मैंने इंडिया के मैप के बगल में इंडिकेट किया था एक आइलैंड को। और दूसरा कि इंडिया के किस स्टेट का लिटरेसी रेट सबसे लो है। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।